मैं समीर कुमार पाठक, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज। एमए द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रेणु की कहानी कला, विशेष तौर पर तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में कल जो मैंने चर्चा की थी उससे आगे आज बात कर रहा हूं। हीरामन एक स्वप्न की तरह हीराबाई के साथ जो बात कर रहा है और उस बातचीत में जो वह जवाब देता है, जो वह पूछती है, रास्ता कट रहा है, राह काटते हुए गाड़ियान पूछता है कि मेला टूट रहा है क्या भाई। हीरामन जवाब देता है कि वह मेले की बात नहीं जानता है। उसकी गाड़ी पर बिदागी नैहर या ससुराल जाती हुई यह लड़की है, न जाने किस गांव का नाम वह बता देता है। यह जो बिदागी बोलने का झूठ है कि जो लड़की गाड़ी पर बैठी है वह नैहर या ससुराल जा रही है, यह जो बताने का झूठ है, यह हीरामन के मन का आंतरिक सच है और उसी सच का संकेत देता है। हीरामन जैसा शर्मीला गंवार अपनी इच्छा को अपने मन से ही नहीं स्पष्ट कर सकता। वह इस तरह का झूठ बोलकर मन की बात को एक छाया की तरह उगलता है। उसे यह झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह छाया हीरामन की चेतना को सबसे अधिक मूर्छित करती है। और इसी में कहानी में ध्यान से आप देखें तो एक पंक्ति है, लाली लाली डोलिया रे लाली रे दुल्हनिया। हीरामन की मन स्थिति को रेणु ने इस प्रकार अंकित किया, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर के लौट रहा है। यह जो हीराबाई बैठी है यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। यह लाली लाली डोलिया रे लाली रे दुल्हनिया। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सा सरका कर देखती है और न जाने इसके बहाने कितने तरह के सपने। पहले इस कहानी में मैंने औपन्यासिक बिखराव की बात की थी। तीसरी कसम में बैलगाड़ी की यात्रा शुरू होने, हीरामन की पीठ में गुदगुदी लगने से लेकर रात में फारबिसगंज मेले तक पहुंचने का जो पूरा दृश्यांकन है वह काफी मार्मिक है। कहानी में यह प्रसंग है कि सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर से लटके लालटेन की रोशनी में छाया, नहाई हुई, आसपास डबडबाई हुई आंखें और हर रोशनी सूरजमुखी के फूल की तरह दिखलाई पड़ती है। जो वृतांत चंपे के फूल की गंध से शुरू होता है वह सूरजमुखी के फूल की दृश्यता में समाप्त होता है। चंपे की फूल की गंध और सूरजमुखी के फूल की दृश्यता, भव्य दृश्यता। गंध एक तरफ उत्तेजक, मूर्छित कर देने वाली स्वप्निक छायालोक और अंततः डबडबाई आंखों की आर्द्रता। कहानी का यहाँ पारंपरिक वृत्त पूरा हो जाता है। और इस कथानक में लाली लाली डोलिया रे लाली ले दुल्हनिया, यह जो चित्र है यह कहानी का क्लाइमेक्स है। लेकिन तब यह कहानी स्वप्निल छाया बनकर रह जाती। इस कहानी में बुना हुआ छाया जाल छिन्न भिन्न न होता। दरअसल कहानी के बुने हुए छाया जाल का छिन्न भिन्न होना ज्यादा मार्मिक है। इस कहानी के दो खंड हैं। पहले खंड की कथा की शक्ति बैलगाड़ी की यात्रा में सतरंगे छातों के सामने
खुलने वाली स्वप्न निर्मित है। और दूसरे खंड में जो हिमालय के मेले में पहुंचने से लेकर कहानी के अंत में उसके चले जाने तक व्याप्त रहती है, यह स्वप्न भंग की जो अंतिम परिणति है, तीसरी कसम वहां, तीसरी कसम की अर्थ व्यंजना वहां है। स्वप्न भंग मेले में पहुंचने के थोड़ी देर बाद शुरू होता है और मेले में पहुंचते ही नहीं होता। मेले में पहुंचने पर जो थोड़ी देर के लिए छाया का उन्माद मन में बनता है, वह मेले में पहुंचने के बाद तीव्र सा हो जाता है। हीरामन हीराबाई से रुपए लेने में हमेशा कतराता है। स्वप्न भंग के अवसर पर वह रुपया पैसा भी कारगर है। वास्तविक संबंध स्थिति में हीरामन को हीराबाई से रुपया लेना ही है भाड़े के रूप में, और वह लेना बुरा भी नहीं है। हीराबाई की आर्थिक स्थिति हीरामन से बहुत अच्छी है। कहानी के अंतिम क्षण में भी हीराबाई हीरामन को रुपए देती है, यह कहकर कि एक चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर बाद, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। यह भाव स्थिति वास्तविक स्थिति के विपरीत है। उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन वह हीराबाई से पैसा नहीं लेता। जिस संबंध तक छाया उसे ले गई है, उसमें स्त्री से पैसे लिए नहीं जाते, उसे पैसे दिए जाते हैं, उसे कमाई सौंपी जाती है। हीराबाई से पैसे लेने के प्रसंग के साथ ही यथार्थ की सारी छाया समेट लेता है हीरामन, और रुपया लेते हुए कहता है कि क्या बोलेंगे, कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या, फूल में बैठी हुई शिष्या, देवकुल की औरत, डोली में बैठी दुल्हन, सब छायाएं थीं। सच्चाई है कंपनी की औरत आत्मीयता देने वाली छाया थी। कंपनी की औरत वास्तविकता है, यह आत्मीयता नहीं, यह एक छाया भास है। कहानी का कथ्य यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद का अंश कहानी की मूल चेतना को रोक देता है, या बल्कि यह कहना ज्यादा सही है कि मूल चेतना की अवहेलना करके आगे बढ़ता है। लगता है कहानी उपन्यास बनने का उपक्रम कर रही हो। आगे हीराबाई की नौटंकी का प्रभाव और विवरण विस्तार से है। हीरामन की ही तरह उसके साथी भी हीराबाई को पतुरिया नहीं मान सकते। पलटदास इसमें सबसे आगे है। वे हीराबाई को सिया सुकुमारी समझते हैं। रेणु ने लिखा है कि अब एक नहीं 4 हीरामन। हीरामन की हीराबाई से अंतिम विदाई। नौटंकी खत्म हो जाने के बाद कहानी की वस्तु बहुत कुछ आगे खींचकर फैल सी गई है, लेकिन इसे खींचकर फैलाना कहा जाएगा सिर्फ यह मानने के लिए कि तीसरी कसम एक कहानी है। सब लोग नौटंकी देखने के लिए व्याकुल थे, लेकिन हीरामन की बस एक ही बात मन में है, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, जब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। लेकिन हीराबाई ने पहचान लिया। नेपाली सिपाही से कहा यह मेरा हीरामन है, लेकिन हीरामन का रूठा मन इससे नहीं माना। वह मन माना एक दूसरी घटना से। हीरामन से अपनी थैली आज हीराबाई के सामने रख दी। हीराबाई मान गई। हीरामन की कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर लिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। कहानी आगे बढ़ने का एक कारण और है। कहानी और वह जो कारण है उसमें हीरामन और हीरामन का नौटंकी प्रेम, हीराबाई से रूठे हुए हीरामन के मानने में नौटंकी प्रेम का योगदान,
नौटंकी के ऐलान से हर आदमी के दिल में नगाड़े की ध्वनि। रेणु पाठकों के हृदय को जानते हैं। रेणु को नौटंकी, लोकगीत, विशेषकर छोकरा नाच के उल्लेख और वर्णन बहुत भाते हैं। यह बिंब उनकी दूसरी और कहानियों में भी है। हीराबाई और हीरामन में नौटंकी विवरण में एक और स्तर पर भी समानता है। महुआ घटवारिन की लोक कथा कहानी में इस अर्थ को नया संदर्भ प्रदान करती है कि वह कहानी की गति रेखा की दृष्टि से नहीं, अर्थ व्याप्ति की दृष्टि से भी सार्थक है। उसकी प्रतीकात्मक सार्थकता भी है। महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है, और यहाँ हीराबाई अपने को महुआ घटवारिन कह रही है, और वह भी उस पैसे के लिए हीरामन का लोक कलाकार मन सामने आता है, जो हीरामन के स्वप्निल अनुभव को गायक हीरामन के अनुभव में मिला देता है। यह हीरामन गाड़ीवान है। गाड़ी में बैठी हुई हीराबाई उसकी छाया की मूर्ति है। यह गायक हीरामन के गान जगत की छाया मूर्ति है। महुआ घटवारिन कला के अखंड अनुभव क्षण में दोनों छायाएं परस्पर मिल गई हैं। व्यक्ति हीरामन का स्वप्न है हीराबाई। यह स्वप्न भी है और यथार्थ भी। गायक हीरामन के गायन में छिपी, या यूं कहिए कि उसके भीतर की स्वर निर्मिति एकाएक महुआ घटवारिन के रूप में साकार हो गई है। महुआ घटवारिन गाड़ीवान हीरामन का स्वप्न लगभग यथार्थ की तरह उसके स्पर्श में है। वह पीछे बैठी सजीव है, उससे बात कर रही है, कथा सुन रही है। ऐसी मन स्थिति में हीरामन का गायक भी स्वर निर्मित कथालोक की महुआ घटवारिन को ही पा लेना चाहता है। इस बार लगता है कि महुआ घटवारिन ने अपने को पकड़ लिया है, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को मानो किनारा मिल गया। एक सर्जक का अपनी सर्जना में तन्मय होने की अनुभूति इस प्रसंग से दिखाई पड़ती है। स्वप्न देखना, कल्पना करना मूक सर्जना है। हीराबाई का व्यक्तित्व हीरामन के चित्त में छायाओं का प्रक्षेपण करके ही उसे मुग्ध कर देता है। फूल से बैठी परी, देवकुल की औरत, हिमालय के चित्त में निर्मित, हीरामन के चित्त में निर्मित तरह तरह की छायाएं बार बार आती हैं, बनती हैं। लाल डोली में बैठी दुल्हन भी ऐसी ही एक छाया है। यह शायद सर्वाधिक स्पष्ट छाया है। हीराबाई के चित्त में बसाए हुए हीरामन महुआ घटवारिन का गीत गाने में तन्मय है, और हीराबाई से मिलने के पहले महुआ घटवारिन के कथ्य में ही डूबा हुआ है। वह हवा, पानी, धूप की तरह हीरामन से प्रभावित अवश्य करती है, लेकिन उसका रूप, वास्तविक रूप यह नहीं था। हीराबाई चित्त में बसकर महुआ घटवारिन की पहचान बन गई। हीरामन भी सौदागर का नौकर बन गया, जो पानी से महुआ के पीछे जो पानी से महुआ को पाने के लिए कूद पड़ता है। महुआ घटवारिन की कथा कहानी में एकदम भीतर तक गुथी हुई है। इससे इस कहानी की प्रकृति मध्यकालीन कथा काव्यों की सी है, जो रोमांच और आख्यान से लगते हैं, और आधुनिक कहानी का ढांचा यहां टूटता हुआ सा दिखलाई पड़ता है। महुआ घटवारिन की कथा एक लोक कथा है। यह प्रतीकात्मक बनकर हीराबाई और हीरामन के संबंधों को वह संवेदनात्मक सघनता और व्यापकता प्रदान करती है जो लोक कथाओं के पात्रों में होती है, जो जितनी दूर अतीत में समा सकता है, वह शायद
उतना ही फैल भी सकता है। लोक का पौराणिक कथाओं की प्रतीकात्मकता की शक्ति ही इस संबंध को महत्वपूर्ण बनाती है। और शायद तीसरी कसम कहानी का उद्देश्य भी यही है कि उस प्रेम की अंतर्भूत व्यंजना को वह उदात्त और व्यापक स्तर प्रदान किया जाए जो लोकमानस में बसे हुए बहुत सारे उपेक्षित, निर्धन और सामान्य जन के भीतर भी उसी भाव में जिंदा है। यह शायद कहानी का मूल कथ्य है, या इसके पास कहीं कहानी आसपास जाकर के आकार लेती है।